हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री एकेडमी पढ़ाई ओनली। प्यारे बच्चों, आज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। क्लास 9th के बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल बेटा आप सभी बच्चों का जो है एनुअल एग्ज़ाम है और स्पेशली जो आफ्टरनून शिफ्ट्स के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, या जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुए हैं 9th क्लास में साइंस के, उनके लिए बेटा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बेटा प्यारे बच्चों आज के वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट का बेटा ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आज बेटा इस पेपर को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे और उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपका जो फाइनल पेपर जो कल की डेट में यानी 27 फेब को जो एग्ज़ाम है आपका साइंस का, या 27 फेब के बाद जिन बच्चों का एग्ज़ाम होना है उनका पेपर कैसा आने वाला है, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा। तो इसीलिए मेरे इस वीडियो को बेटा आप ज़रूर देखें, बिना स्किप करे हुए देखें, और जहाँ तक हो सकेगा बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगा। अगर प्रॉपर सॉल्व करूँगा बेटा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आज के दिन आपको एक रिविजन करना है, ना कि आपको बेटा बहुत ज़्यादा टाइम देना है। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा जो है हम क्रिस्प रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोर और लेस इसी टाइप के आने वाले हैं, तो सभी बच्चे इस पेपर को बहुत ही अच्छे से करें। मैं इस क्वेश्चन पेपर का बेटा स्क्रीनशॉट जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा और उसको आप लोग जरूर कर लेंगे। इसके अलावा बेटा अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में आप लिखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके साथ जो है उस डाउट को सॉर्ट आउट किया जाए। चलिए बेटा, तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको पता ही है पैटर्न 3 आवर्स के लिए रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा। और चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। सबसे पहले बेटा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों हैं। तो सबसे बेटा मैं इंग्लिश मीडियम को करूँगा, लेकिन साथ साथ अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम वाला है उसको डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन में कि सर मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो आप वो बच्चा हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी मेरे से पूछ सकता है और उसको बेटा डाउट उसके साथ जो है उसका जो आंसर जो है बेटा शेयर किया जाएगा। तो देखो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, सब्लिमेशन इज सेड टू अकर व्हेन द चेंज, एक सेकंड बेटा क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा होगा आपको शायद। देखिए बेटा, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सब्लिमेशन इज सेड टू अकर व्हेन द चेंज इन स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस अकर्स डायरेक्टली फ्रॉम। ये कह रहा है बेटा सब्लिमेशन क्या होता है, किसी स्टेट से किसी स्टेट में जाते हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड टू लिक्विड, नहीं बेटा ये नहीं होगा। लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। तो बता दो बेटा फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया, सॉलिड टू गैस, बिल्कुल सही सोचा आपने बेटा। सॉलिड टू गैस जो है आपका सब्लिमेशन है, और अगर यही गैस टू सॉलिड होता बेटा तो ये डिपोजिशन होता। चलिए आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा आप लोग, आइडेंटिफाई द मिक्सचर अमंग द फॉलोइंग दैट विल शो टिंडल इफेक्ट। तो बेटा टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है, आपको पता है बेटा कि जो हमारे पास जो हेट्रोजीनियस के अंदर हम बात करते हैं तो कोलाइडल और सस्पेंशन की बात आती है, जिसके अंदर कोलाइडल जो होते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं और जो सस्पेंशन है बेटा समटाइम्स शो करता है समटाइम्स शो नहीं करता। तो इन जनरल जो है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको ये देखना है कि इनमें से जो है कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है। तो लेमनेट, वाटर एंड मिल्क, सॉल्ट एंड सॉइल, ग्लूकोज एंड वाटर। तो इसमें बेटा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाटर एंड मिल्क, क्योंकि मिल्क एंड वाटर का जो बेटा मिक्सचर है वो आपका क्या होता है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और बीइंग अ कोलाइडल सॉल्यूशन इट विल शो द टिंडल इफेक्ट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। बेटा आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग KLMN के फॉर्मेट में लिखते हैं, और उस हिसाब से आपको, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है बेटा कि 12 होता है, तो उस हिसाब से अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे आप तो 2, 8 एंड 2। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका सी। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर क्या है बेटा 282।
आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए बेटा बायोलॉजी का सेल चैप्टर का क्वेश्चन, ये तो मान के चलिए बेटा जो कहते हैं सदाबहार क्वेश्चन, ये लगभग हर बार ये क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन है बेटा सेल्स इन बायोलॉजी, बिकॉज यहाँ पे बायोलॉजी इसलिए लिखा हुआ है बेटा क्योंकि इसको हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। तो सेल्स इन बायोलॉजी वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था बेटा? तो आपका आंसर क्या है बेटा? रॉबर्ट हुक। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखेंगे बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, when the slide of a human cheek cell is prepared and observed under the microscope, a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell is observed. Identify the correct organelle mentioned above. ऑर्गेनिल यू नो बेटा कि सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिल्स कहते हैं। और आपको इन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया, उसकी पहचान बताई कि भाई हल्का सा ये जो है डार्क कलर्ड होता है, स्फेरिकल होता है या ओवल होता है, और डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है और बिल्कुल सेंटर में होता है। तो बाकी चीज़ों से आपको शायद डाउट भी हो, बट सेंटर लिखा हुआ है तो आपको बेटा थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए। तो आप लोग बेटा जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, न्यूक्लियस इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 को जो है हम लोग न्यूक्लियस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे अब। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो बेटा आपने पढ़ रखा होगा कि जब हम लोग सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक करके 3 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। और वो जो 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं बेटा वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। और अकॉर्डिंगली बेटा डिसाइड होता है कि सेल जो है आपका, अगर उसको किसी सेल को आप पानी में डालोगे तो वो श्रिंक करेगा या स्वेल अप करेगा या एज इट इज रहेगा, और अकॉर्डिंगली हम उसके 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, सेल के कंपैरिजन में मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन लोअर होगा तो सेल और क्या अल्टीमेटली क्या करेगा? लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस सच अ सॉल्यूशन। तो इस तरह के सॉल्यूशन को बेटा जब वो वाटर लॉस कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, तो बहुत ही मन से आप देखें, पूरा वीडियो देखें। आई कैन गारंटी यू कि अगर बेटा आप इस वीडियो को बहुत ही प्रॉपरली देख के जा रहे हैं तो इसमें से चाहे आप किसी भी स्कूल के क्यों ना हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बेटा आपके मैच करेंगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड पेपर है। इसी फॉर्मेट में बेटा क्लास 9 का पेपर आने वाला है और आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। आप बस इसको रिवीजन करें। कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आपको कि जब सर ने डिस्कशन किया, जिस क्वेश्चन को डिस्कशन किया वो क्वेश्चन इतना अच्छा से क्लियर नहीं हो पाया या उस कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, तो आप उस कंसेप्ट को दोबारा एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि जो प्रिपरेशन आपकी होनी होगी बेटा हो चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जो बेटा यहाँ पे बात कर रहा है ये कि जो आपका जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं स्टेम्स के और रूट्स के, तो टिप वर्ड आ रहा है, टिप मतलब होता है टॉप मोस्ट पार्ट। तो वो कौन सा मेरिस्टेम होता है? इंटरकैलरी, लेटरल, कॉम्प्लेक्स और एपिकल। तो कॉम्प्लेक्स को तो छोड़ ही देते हैं बेटा। इन जनरली जब हम बात करते हैं किसी प्लांट की तो हम बेटा यहाँ पे लेटरल, इंटरकैलरी और एपिकल, आपके एनसीईआरटी में जब मैं आपको ये 4 ऑप्शंस बोल रहा हूँ तो आपके एनसीईआरटी में पिक्चर भी दे रखी है, आपको वो चीज़ याद आ रही होगी। तो टिप्स, ग्रोइंग टिप्स की बात हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 7th का डी, एपिकल मेरिस्टेम। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इन एन ऑटोमोबाइल द डिस्टेंस कवर्ड इज डिस्प्लेस्ड। आपका जो बेटा बाइक या कार है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है उसको कौन शो करता है? हाइड्रोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, लैक्टोमीटर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। सो राइट आंसर इज द ओडोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए बेटा,
अ वैन मूविंग ऑन अ हाईवे हैज अ सूटकेस केप्ट अबव इट। ध्यान से सुनेंगे, एक वैन है बेटा, वो हाईवे पे मूव कर रही है और उसके ऊपर एक सूटकेस है, जैसे सामान वगैरह रख देते हैं तो सूटकेस रखा हुआ है। अ ट्रक स्टॉप्ड सडनली इन फ्रंट ऑफ इट, यानी उसके आगे जो ट्रक जा रहा था वो एकदम से उसने ब्रेक मारे, वो रुक गई। ड्राइवर ऑफ द वैन इमीडिएटली अप्लाइड ब्रेक्स टू स्टॉप, तो ड्राइवर ने जो है वैन को रोकने के लिए तुरंत ब्रेक अप्लाई किए। ड्राइवर फॉरगॉट टू टाई द सूटकेस, अब वो जो सूटकेस था बेटा उसको बांधना भूल गया वो। सो ऑन स्टॉपिंग द सूटकेस विल फॉल ड्यू टू इनर्शिया टूवर्ड्स, तो बेटा वो सूटकेस पहली बात तो ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा? सर बिल्कुल गिरेगा, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने पढ़ रखा है सर। तो बेटा गिरेगा तो चलो ये भी बता दो किस तरफ गिरेगा, लेफ्ट साइड को गिरेगा, राइट साइड को गिरेगा, फ्रंट साइड को गिरेगा या बैक साइड को गिरेगा? तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? फ्रंट साइड। वेरी गुड, फ्रंट साइड। और बेटा अगर इसी में ये आ जाए कि भाई इस वैन के पीछे से कोई ट्रक आ रहा था और उस ट्रक वाले ने प्रॉपरली ब्रेक नहीं मारे और उसको जो है उसका जो ट्रक जो है उस वैन को पीछे से हिट करता है। मान लेते हैं कि वैन के अंदर जो या ट्रक के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ है उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन मान लेते हैं कि यार पीछे से कोई ट्रक आकर के वैन में लग रही है, तब ये सूटकेस कहाँ गिरेगा बेटा? ऑब्वियसली तो बैक साइड आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट जो है बेटा आपका राइट आंसर है फ्रंट साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा आपका आ गया, देखिए बेटा हम थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ और ज्यादा जो है आगे बढ़ गए। फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जैसे वर्क आया तो पहले तो उसकी डेफिनेशन है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पावर। अरे भाई तो आंसर ही बता रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कि पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपको बेटा बहुत बार बार मैंने अपनी क्लासेस में बता रखा है, मेरे कुछ वीडियोज हैं बेटा उसमें बता रखा है मैंने कि जब भी रेट वर्ड आ जाए तो रेट का मतलब होता है डिनोमिनेटर में हमेशा टाइम आएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? वर्क अपॉन में टाइम। सो 10th का क्या आंसर हो जाएगा बेटा? पावर इक्वल टू W अपॉन में T। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से हम 11th की तरफ। ये भी बेटा 11th क्वेश्चन को देखिए बेटा, ये भी फिजिक्स का ही है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, साक्षी क्लाइम्स स्टेयर्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड रीचेज 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है बेटा ध्यान से सुनेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है स्टेयर से। तो ध्यान रखना है कि ग्रेविटी की वैल्यू तो आपको गिवन है, लेकिन हो सकता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता जहां पे ये नेगेटिव लेना पड़ सकता था आपको, वो देखना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव क्या है, कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो आपको बेटा यहाँ पे 8 मीटर अबव द ग्राउंड की बात हो रही है। उसके बाद उसका मास जो है बेटा कितना है? 40 किलोग्राम है। और वैल्यू ऑफ जी दे रखी है आपको, पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? M इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी का बेटा एक फॉर्मूला क्या होता है? mgh। मास दे रखा है बेटा आपको, जी दे रखा है बेटा और हाइट दे रखी है। तो बेटा 40 इंटू 8 इंटू 10 कर देंगे और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन 11 का डी आ जाएगा 3200 जूल या 3.2 किलो जूल। सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 से बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिसाइड्स इट्स लाउडनेस। तो ये भी बेटा मैंने बता रखा है बच्चों को कई बार कि भाई जैसे कोई बच्चा लाउड नहीं बोल रहा, फीबल साउंड है, कोई बीमार व्यक्ति है, तो उसका जो बेटा वेव हम बनाएंगे ऐसे बनाएंगे। लेकिन अगर कोई हेल्दी पर्सन है और वो बहुत लाउडली बोल रहा है, आर्मी का जवान है, परेड चल रही है, तो उसका जो बेटा उसकी जो वेव बनेगी बेटा वो कुछ इस तरह की बनेगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। और आपको पता है कि बेटा वेव की ये जो पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटे? 12th का आंसर क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। सो साउंड की जो लाउडनेस है उसको कौन डिसाइड करता है बेटा? एम्पलीट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा बेटा। और मजा नहीं भी आ रहा बेटा तो कोई बात नहीं, देखिए यहाँ मजे लेने के लिए तो आप आए नहीं हो, सीखने के लिए आए हो। तो मुझे लगता है कि ध्यान अगर दोगे तो सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है बेटा आपको,
डॉक्टर्स यूज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग टू द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट और लंग्स इन अ पेशेंट्स बॉडी। सिलेक्ट द नेम ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो होता है बेटा, बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका वो ईयर पीस अपने दोनों कान में लगाते हैं और उसका एक जो हिस्सा होता है वो बेटा आपके हार्ट या चेस्ट के आगे पीछे की तरफ लगाया जाता है और उससे उनको आपके हार्ट बीट का या आपका लंग्स किस तरीके से काम कर रहा है उसका उनको पता चलता है। तो इस डिवाइस को बेटा हम क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। सो 13 का जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा सी, स्टेथोस्कोप। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश स्पीसीज इज अ सरफेस फीडर इन कंपोजिट फिश कल्चर? देखो बेटा, ये आपका लास्ट वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज में। हाँ, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है बेटा कि जो फिश स्पीसीज जो होते हैं उनमें एक सरफेस फीडर की तरह जो है किस टाइप का फिश जो है हेल्प करता है? तो रोहू, मृगल, कटला, ग्रास कार्प। बेटा ये चैप्टर मेरे हिसाब से बेटा कटला होना चाहिए इसका आंसर, 14 का बी। और मैं फिर भी आपसे कहूँगा बेटा कि एक बार आप कंफर्म कर ले, देख ले बुक में। सो इट शुड बी कटला, बट थोड़ा सा बेटा मतलब मैं 5% डाउटफुल हूँ। और बेटा मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो हो सकता है मेरे से गड़बड़ी हो जाए। तो बेटर ये है कि आप एक बार चेक कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें बेटा, among the following statement which one is not desirable for bee keeping? जो बीज, हनी बीज की बेटा जो कीपिंग करते हैं या उनको पालते हैं हनी वगैरह के लिए, तो इनमें से कौन सी चीज जो है डिजायरेबल नहीं है? तो बीज ब्रीड वेरी वेल, अगर वो बहुत अच्छे से ब्रीडिंग कर रहे हैं तो क्या ये बुरी बात है? नहीं बेटा, वो तो हमें रिक्वायरमेंट हमारे लिए। बीज स्टे इन द बी हाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ये भी अच्छी बात है बेटा। बी हाइव यानी उनके घरों में वो जितना ज़्यादा समय तक रहेंगे उतना ज़्यादा बेटा जो है हनी बनेगा। बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, कह रहा है हाई, उनके अंदर हनी कलेक्शन की कैपेसिटी जो है बेटा बहुत होती है। तो मेरे हिसाब से यही तो पर्पज़ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बीज स्टिंग मोर एंड गो टू डिफरेंट पास्चुरेजेस, वो कह रहा है बेटा कि वो ना मतलब बार बार वो स्टिंग कर रहे हैं और अलग अलग पोजिशंस पे, पास्चुरेजेस पे जा रहे हैं वो, तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये बेटा हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। सो ये हमारे लिए नॉट डिजायरेबल है। सो 15th का आंसर हो जाएगा बेटा डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। विच एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड गुड फॉर फोडर क्रॉप्स? फोडर मतलब बेटा होता है चारा, यानी जो हम फसल, ऐसा फसल जो जानवरों को स्पेशली खिलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बेटा अच्छा माना जाता है? तो भाई कह रहा है ड्वार्फनेस एंड नो ब्रांचिंग, कह रहा है छोटे छोटे होने चाहिए। ये तो बेटा वैसे भी बेकार है, ऐसा तो भाई हमें चारा चाहिए तो हमें उसके लिए जो चारा का जो होता है वो लंबा मतलब बड़े बड़े होने चाहिए। अगले में लिखा है टॉलनेस बट लिटिल ब्रांचिंग ये भी बेटा देखो टॉलनेस तो इन्होंने दिया, बट ब्रांचिंग कह रहा है कि कम से कम है। अगला है टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब लार्ज स्केल पे, और फिर अगले डी में ड्वार्फनेस आ गया। सो 16th का जो बेस्ट ऑप्शन जो है बेटा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग जो है ये आपका गुड है फोडर क्रॉप्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते बेटा, एसर्शन रीजन क्वेश्चंस आ गए हमारे बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड, ध्यान देंगे बेटा, एसर्शन गिवन है आपको। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड फ्रॉम द किचन रिचेज अस इन सेकेंड्स, कह रहा बेटा गर्म खाना जो होता है वो हमारे पास किचन से बहुत सेकेंड्स के अंदर हमारे पास उसकी स्मेल आ जाती है। बिल्कुल ठीक है बेटा। और रीजन लिखा हुआ है गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अनदर गैसेस, तो रीजन भी बेटा ठीक है कि भाई गैसियस होते हैं और उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, डिफ्यूजन का रेट बहुत ज़्यादा होता है गैस का, इसीलिए जो है बहुत तेज़ी से वो दूसरे गैस के साथ मिक्स हो जाते हैं, एयर के साथ मिक्स होकर के वो हमारे पास तक आ जाते हैं। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी है। सो इसका आंसर 17 का बेटा क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ध्यान देंगे सारे बच्चे। 18th क्वेश्चन लिखा बेटा,
एसर्शन में स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट सरफेस। ध्यान देंगे बेटा, ये कह रहा है स्टोमेटा जो है क्या है बेटा, स्मॉल पोर्स है, प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट सरफेस, प्लांट के पूरे बॉडी पे होता है बेटा। तो क्या ये सही है? तो मेरे हिसाब से तो बेटा ये गलत है। तो एसर्शन अगर गलत हो जाए आपका तो रीजन मुझे लगता है देखने की जरूरत है ही नहीं, तो इसका 18 का डी ऑप्शन जो है बेटा राइट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 की बेटा बात करें, when net force acting on an object is zero then the forces acting on it are said to be balanced force। यानी मान लो बेटा अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे, सपोज दैट एक टेबल है, उस टेबल पे बेटा क्या हो रहा है, मान लो ये बेटा एक टेबल है ये, और यहां से भी कोई फोर्स लगा रहा है और यहां से भी बेटा कोई फोर्स लगा रहा है। मान लो ए लेफ्ट साइड से लगा रहा है बेटा फोर्स और बी जो है राइट साइड से लगा रहा है, और दोनों के वजह से जो है बेटा फोर्स अगर इक्वल है तो क्या ये टेबल मूव करेगी? नहीं करेगी। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि बेटा जो फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस्ड फोर्स। तो 19 का बेटा एसर्शन तो ठीक है। रीजन देख लेते हैं, व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट कैन कॉज चेंज इन एक्सेलरेशन। लेकिन कह रहा है अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो कह रहा है एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन वर्ड बेटा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए एसर्शन तो आपका बेटा ठीक है, लेकिन रीजन बेटा बता दीजिए क्या होना चाहिए। अपने आप में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन वाली बात ठीक है, लेकिन क्या ये एसर्शन से रिलेटेड है बेटा? आई मीन क्या दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो एसर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मेरे हिसाब से बेटा आपका जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 19 का बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा ध्यान से, एसर्शन रीजन फिजिक्स का ही है बेटा इस बार भी। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ इज जीरो। देखो बेटा कह रहा है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट। ये कह रहा है कि जैसे ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ बेटा ऐसे सैटेलाइट घूम रही सर्कुलर पाथ में, तो कह रहा है ग्रेविटी का बेटा यहाँ पे कोई रोल है क्या? तो मेरे हिसाब से तो कोई रोल नहीं है बेटा, क्योंकि ग्रेविटी का रोल होता तो वो तो फिर नीचे ले आता ना, तो इसीलिए वहां पे जीरो है। तो मेरे हिसाब से एसर्शन तो बेटा क्या है आपका? करेक्ट है। रीजन क्या लिखा हुआ है? A satellite sent into space from the earth moves in an orbit around the earth for some time then shifts in orbit around the moon। देखो बेटा कुछ भी लिख दिया इन्होंने, है ना। कह रहा पहले तो थोड़ी देर अर्थ के चारों तरफ घूमता है, फिर उसके बाद मून के। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जो लाइफ होती है बेटा तब तक वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। सो एसर्शन बेटा आपका ट्रू है, बट रीजन जो है बेटा मेरे हिसाब से फॉल्स है। तो आई थिंक इसके हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से बेटा हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बेटा कर लिया है। एक बार बेटा मैं क्विकली आपके साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको भी बेटा मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं, बट इन वेरी ब्रीफ, क्योंकि इतना फिर वीडियो बेटा बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेटा मुझे प्लीज कमेंट करेंगे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात हो रही है और कह रहा है कि वाटर और स्टीम के अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसका ज्यादा होगा। तो बेटा ज्यादा किसका हो जाएगा बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बॉइलिंग वाटर का होगा। और लेटेंट हीट क्या होता है बेटा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है हमें किसी भी, जैसे 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड अगर है, सॉरी वेपराइजेशन की बात हो रही है, तो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को उसके वेपर्स में कन्वर्ट करने में एट द सेम टेम्परेचर, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगला बी पार्ट है बेटा कि विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो आप बेटा सरफेस एरिया, विंड स्पीड, है ना, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। ये सब आपके जो है 2 पॉइंट लिखने के लिए बोला है तो 2 आप लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है बेटा आपका ड्रॉ स्कीमेटिक पिक्चर्स ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें बेटा आप ऐसा कर सकते हैं बेटा, जैसे ये 1, 2 और 3, तो सॉलिड के पार्टिकल्स को बेटा क्या करेंगे?
पास पास बना देंगे बहुत, है ना। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स को थोड़ा दूर बना देंगे बेटा, और गैसियस पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा दूर बना देंगे। तो ये डिफरेंस हो जाएगा बेटा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में। फिर उसके बाद बेटा क्वेश्चन 22 देखेंगे आप। 22 में बेटा 22 का ही जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए जो क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है विच फैक्टर्स कॉज चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट ऑफ अनदर। देखो बेटा, जब भी हम स्टेट ऑफ मैटर के चेंज की बात करते हैं तो दो ही फैक्टर हमारे लिए होते हैं बेटा। एक होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर, दूसरा प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टेट चेंज करने में। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं हम लोग। लिस्ट द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अमॉन्ग द गिवन सॉल्यूशंस। आपको बेटा सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं और आपको यह बताना है इनमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। आपको पता होगा सॉल्यूट इन जनरली लेसर क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट हायर क्वांटिटी में होता है। तो सोडा वाटर की बात करते हैं बेटा, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में होता है उसको हम सोडा वाटर कहते हैं। तो एक तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस वाटर होता है बेटा। इसमें सॉल्यूट कौन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्वेंट कौन हो जाएगा बेटा, वाटर। टिंचर ऑफ आयोडीन, बेटा आपको पता होगा ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। चोट वोट लग जाए तो वॉश करने के लिए इसको, जैसे बीटाडीन सॉल्यूशन आपने देखा भी होगा, ये टिंचर ऑफ आयोडीन जैसा ही होता है बेटा। तो इसमें बेटा सॉल्यूट कौन होगा, आयोडीन। आयोडीन बेटा आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और ये इसको हम अल्कोहल में मिक्स करते हैं तो अल्कोहल जो होगा बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आई थिंक इसके और भी पार्ट होंगे। चलिए 23 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में लिखा है बेटा, नेम एनी टू ऑर्गेनेल्स बिसाइड्स न्यूक्लियस दैट हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल इन अ सेल। कह रहा है कि न्यूक्लियस के अलावा कोई भी दो एग्जाम्पल बताओ जिनका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और वो भी जो है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं, ये आपको बेटा बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब बेटा वो एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास क्या होता है बेटा, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, इनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। और कभी भी कोई भी बेटा अगर प्रोटीन को सिंथेसिस कर पा रहा है तो उसका रीजन होता है कि उनके पास राइबोसोम होता है। क्या होता है बेटा, राइबोसोम्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 का जो बी पार्ट है इसमें लिखा है बेटा, हाउ आर प्लांट सेल्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो बेटा आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सेल वॉल लिख सकते हो, वैक्यूल्स के बेसिस पे लिख सकते हो बेटा, है ना। तो ये आपके जो है डिफरेंसेस आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आपको जो है स्टेटमेंट भी लिखना है और फोर्स भी लिखना है। तो जैसे बेटा फॉर्मूला भी लिखना है, तो फोर्स तो पता ही है कि G m1 m2 है ना बेटा, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। जहाँ पे G क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 क्या है बेटा, मास ऑफ टू बॉडी है, और d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी। अब इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा कि जितने भी ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद बाय अ फोर्स। और वो फोर्स जो है उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के बेटा यूनिवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम बोब। ये बेटा मैंने एक अपने जो मेरा एक्सपेरिमेंट वाला जो सेक्शन है मेरे चैनल पे, उसके ऊपर बेटा ये एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया भी है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है ये। तो बेटा ये कह रहा है कि जो ऑसिलेटिंग जो बेटा आपका पेंडुलम है तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बेटा कैसे एक्सप्लेन करता है, आपको ये आपको बताना है। तो इसमें बेटा यही करना, आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मतलब दोनों को मिला जुला करके जो है इसको एक्सप्लेन कर देना बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 27, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आपको बताना है कि फिजिकल चेंज कौन है, केमिकल चेंज कौन सा है। तो बेटा डाइजेशन ऑफ फूड की बात हो रही है, तो आपको पता है डाइजेशन होने के बाद फूड एक नई चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर की बात करें बेटा तो ये रिवर्सिबल होता है, वाटर से आइस से वाटर हम कर सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन में बेटा
पूरी तरह से नई चीज़ बन जाती है, नया केमिकल कंपाउंड बन जाता है, सो इट्स अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर में भी बेटा, पेपर को आप अगर एक बार बर्न कर देते हैं तो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट शुड बी केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वर्ड आ गया मेल्टिंग, तो बेटा अगेन ये फिजिकल चेंज है। फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को बेटा फोल्ड करना है, फोल्ड कर दिया, फोल्ड को वापस अनफोल्ड कर दो, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। सो क्वेश्चन नंबर 27 भी बेटा आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की बेटा हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की बेटा हम बात करें तो ये देखो बेटा, मैं क्लास में बोलता रहता हूँ कि बेटा मॉलिक्यूलर मास आपको लर्न करना है, और अगर कुछ एक कोई बहुत मुश्किल है तो आपको गिवन होगा। तो देखिए पोटेशियम का 39 आ गया, बट ये आपको याद होना चाहिए। तो बेटा आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका पता ही है, K2CO3 का कैसे निकालोगे। पोटेशियम का बेटा क्या होता है, 39 होता है, 2 है पोटेशियम तो मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस कार्बन का बेटा कितना होता है, 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 16 होता है, कितने हैं बेटा, 3 हैं। तो सबको बेटा आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो इट शुड बी 138। और इसी तरह से CO2 का निकालोगे बेटा, तो CO2 का तो बेटा आपको सबको ही पता होता है, याद ही होता है सबको, ये 44 हो जाएगा। सो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बेटा, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस लिखने थे आपको। देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप किसी भी स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के हैं, गवर्नमेंट स्कूल के, इट डजंट मैटर, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट गो थ्रू इट इन ऑल बाय ऑल मीन्स। सो क्वेश्चन नंबर 29 में बेटा बस ये है कि 2 या 3 डिफरेंस बोला है, 3 डिफरेंस लिख देना। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आपको पता ही है बेटा, है ना, और कि भाई इसमें जो है न्यूक्लियस एक में प्रेजेंट होता है, एक में जो है प्रेजेंट नहीं होता, उस वे में आप जो है इसका आंसर आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन 30 है, कंपेयर द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है बेटा, ये टाइप्स ऑफ टिश्यूज के क्वेश्चंस आ गए, अलग अलग टाइप्स के बेटा टिश्यूज होते हैं, तो इसमें मस्कुलर टिश्यूज के ऊपर बेटा आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको जैसे पता होगा कि भाई मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उनकी शेप्स अलग अलग होती है, उनमें जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, तो इस तरीके से उसको आप जो है बेटा एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बेटा, आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ही आता है, तीनों में से कोई ना कोई लॉ तो आएगा ही आएगा बेटा, और इसके फिर डे टू डे लाइफ से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स देने हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो गन वाला एग्जांपल आप दे सकते हैं बेटा, बोट वाला एग्जांपल आप दे सकते हैं, तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डे टू डे लाइफ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। 32 क्वेश्चन बेटा देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आया हुआ है। प्यारे बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेटा मैंने एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी कर रखी है, वो भी मैंने अपनी वीडियो में डाल रखा है। तो इसके एप्लीकेशंस की बात हो रही है बेटा, जो बोट्स वगैरह होती हैं, शिप्स वगैरह जो होती हैं बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। जो बेटा मिल्क की जो प्योरिटी वगैरह जो होती है वो भी बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। ऐसे करके बेटा आयरन नेल और की बात हो रही है कि भाई आयरन नेल जो है, व्हाई डज आयरन नेल सिंक जबकि कॉर्क फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बेटा आप कई सारे रीजन्स हैं, लेकिन इन जनरल जो बेटा मोस्ट कॉमन जो रीजन है बेटा वो यही है कि डेंसिटी वाला, कि अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो इट विल सिंक, और अगर उसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो इट विल फ्लोट ओवर इट। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है बेटा, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। तो बेटा मैन्योर आपको पता है बेटा कि ये जो है हम लोग क्या नाम है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें किसी केमिकल का रोल नहीं होता, जबकि फर्टिलाइजर्स के लिए केमिकल प्रोसेस चाहिए होते हैं। मैन्योर जो है बेटा हमारे लिए हम कहते हैं ग्रीन फार्मिंग की बात होती है, जबकि फर्टिलाइजर्स जो हैं इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो इस तरह से मल्टीपल रीजन्स लिख करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे बेटा, ये आपका बेटा फिजिक्स से आ गया है, जो लॉन्ग आंसर है बेटा ध्यान देंगे। 34th क्वेश्चन ये आपका फिजिक्स से आ गया बेटा, इसको बेटा आप लोग जो है कर लेंगे, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर बेटा क्वेश्चन आया हुआ है 34 में। उसके बाद क्वेश्चन 34 के बाद बेटा इसी बेटा देखेंगे आप 34 के बाद विजुअली इम्पेयर्ड के क्वेश्चन में बेटा ये भी फिजिक्स का ही है, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस है। उसके बाद बेटा एक न्यूमेरिकल आया हुआ है। 35 जो है बेटा ये आपका, लेकिन ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, बट ये केमिस्ट्री से आया है। डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स,
मल्टीपल आप लोगों ने मल्टीपल टाइम बेटा आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है ना, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बेसिस पे। इसके अलावा बेटा इनके जो मेडिकल एप्लीकेशंस क्या हैं बेटा आइसोटोप्स के, तो बेटा ये जो ट्रीटमेंट्स वगैरह जो होते हैं, कैंसर वगैरह जैसी जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो बीमारियां हैं, उनके ट्रीटमेंट बेटा इसका यूज किया जाता है ना, गॉइटर वगैरह के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद 35 का थर्ड है बेटा, कह रहा है कि इफ के एल एंड एम सेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, तो बेटा तीनों फुल हैं, तो के में मतलब फुल है मतलब 2 है, एल में 8 और एम में भी 8, 2 8 10 और 18। आगे क्वेश्चन क्या है ये पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो बेटा 18 हो जाएंगे। और अगर आउटर मोस्ट और वैलेंसी पूछी है, तो बेटा अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी निकालने का तरीका क्या होता है, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, सो 8 माइनस 8 0, सो वैलेंसी विल बी 0। इसी तरह से बेटा फिर एक न्यूमेरिकल आ गया, 2 आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एटॉमिक मास 16U। देखो बेटा एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है, ये हर बार आता है बेटा, 100% आता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है बेटा कि जैसे जो एटॉमिक मास दिया हुआ है, जैसे 16 एटॉमिक मास दिया हुआ है, उसको जो भी इसकी परसेंटेज दी हुई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो 18 है बेटा, तो 18 फिर मल्टीप्लाई में जो इसकी परसेंटेज दे रखी है, और इसको बेटा आप सॉल्व कर लेंगे, तो वो जो आंसर आएगा आपका, वो आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर किसी बच्चे को टॉपिक में डाउट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, इसको जरूर कर लें। बहुत ज़्यादा ही डाउट है बेटा तो मैं विदिन 1 आवर आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली इसका सोल्यूशन और इसका एक छोटा सा वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकेंड पार्ट है, द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, व्हाट इज इट्स एटॉमिक मास, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड फाइंड इट्स वैलेंसी। देखिए बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एटॉमिक नंबर बेटा 7 है, तो कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 and 5 हो जाएगा। 7 एटॉमिक नंबर है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, और 7 प्रोटॉन भी होंगे। अब देखो बेटा नाइट्रोजन का जो मास नंबर होता है वो 14 होता है बेटा। तो जब मास नंबर 14 होता है तो आपको पता है बेटा कि उसके जो, तो बेटा उसका जो मास नंबर जो है बेटा, तो उस हिसाब से प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे बेटा आपके, इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन भी 7, और न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे बेटा इसके, क्योंकि 14 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा, तो 7 न्यूट्रॉन भी हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा 2 5 हो जाएगा, और वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा 8 माइनस 5 यानी कि 3 वैलेंसी हो जाएगी बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 36 में देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया बेटा। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये आना ही आना है बेटा। जाइलम फ्लोएम की जब भी बात होगी, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, पेरेन्काइमा, ये सब बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इनके बिना आपका पेपर हो ही नहीं सकता। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बेटा यूजेस, इनके बिना इनका काम चलेगा ही नहीं पेपर का, तो इसको तो आप 101% बेटा आप कर लेंगे। उसके बाद बेटा देखिए और में क्या दिया हुआ है, हाँ परमानेंट टिश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है बेटा, बट ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है। हाँ परमानेंट टिश्यूज क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि ये परमानेंट, देखो एक होता है टेम्पररी और ये परमानेंट। तो टेम्पररी तो इसलिए क्योंकि वो कंटिन्यूस चेंज उनके अंदर आते रहते हैं, बट परमानेंट में क्या होता है, एक बार वो जो बन गया उसके बाद फर्दर उसके अंदर चेंजेस नहीं होते। उसके बाद बेटा फाइनली हमारा जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन ई में बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 37 टू जो 39 है आपका, ये केस बेस्ड क्वेश्चन आया है। देख लेंगे बेटा, ये जो एक तो आया है बेटा जो क्वेश्चन केमिस्ट्री से आया है, और ये बेटा आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये आपका आया हुआ है। उसके बाद जो 38th क्वेश्चन आया है बेटा आपका केस बेस्ड, ये सेल चैप्टर से आया हुआ है ना, तो इसको भी आप देख लेंगे बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे बेटा, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। और एक क्वेश्चन जो है बेटा आपका फिजिक्स से आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है बेटा आपके एक क्वेश्चन केमिस्ट्री, एक फिजिक्स और एक बायोलॉजी पार्ट से आया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको
अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप बेटा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और कल बेटा एग्ज़ाम के तुरंत बाद जो भी आपका फाइनल पेपर जो आएगा कल, उसका जो सोल्यूशन है बेटा वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें बेटा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।